हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का परीक्षालय में स्वागत है। आज लेके आए गए हैं फिर से ये भारतीय राज्य पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से ध्यान लगा के देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसमें नागरिकता और मौलिक अधिकार को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। देशी रियासतों के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए। वे भारत में शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। ये तीन तरह की उनके सामने रखा गया। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थीं, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गई, जबकि शेष 3 हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ये भारत में शामिल होने से मना कर दिया। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों क्षेत्रों के 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। भाग क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग ख में राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था और भाग घ में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था। संविधान का अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति होगी। अनुच्छेद 3 में बोला गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का संसद की शक्ति, और संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उनमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों के अनुमति के कदम उठा सकती है। इस हेतु संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी भी अन्य देश को सौंप सकती है। जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस.के. धर कमीशन के अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु जेवीपी समिति का गठन किया गया। इनमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया शामिल थे। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। हालांकि पोट्टी श्री रामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। कब? वर्ष 1953 में। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य थे, के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू। के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू। इस आयोग की इस अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। नए राज्यों का गठन। अब देखिए, आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को, गुजरात 1 मई 1960 को, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972 और त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। अब ये देखो, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 एक ही दिन। सिक्किम
16 मई 1975। अब अभी आप लोग कमेंट में बताइए कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। आई रिपीट कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारत में शामिल किया गया था। आप ये कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मिजोरम 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। और इसके बाद झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014। अब आप कमेंट बॉक्स में एक और आंसर दीजिए कि जब तेलंगाना राज्य बना था तो भारत का कैवां राज्य था ये। तेलंगाना भारत का कैवां राज्य बना था। आप कमेंट में आंसर दीजिएगा कि तेलंगाना भारत का कैवां राज्य बना था। ठीक है। अब देखिए प्रश्न उत्तर है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया। तो ये भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। भारत एक राज्यों का यूनियन है। संविधान के अनुच्छेद 1 के में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है या यूनियन होगा। अनुच्छेद भारत के क्षेत्र राज्य क्षेत्र में 1 में क्या है राज्यों के राज्य क्षेत्र, 2 में संघ राज्य क्षेत्र और 3 में अन्य राज्य क्षेत्र जो कि अर्जित किए जाए समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 3 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमा तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार या शक्ति भारतीय संसद में निहित है। जबकि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है और अनुच्छेद 2 में बोला गया है कि भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद में है। ये जो अनुच्छेद 2 है ना, इसमें हम किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में मिला के उसे नया राज्य बनाते हैं। जबकि अनुच्छेद 3 जो है इसमें हमारे जो ऑलरेडी हमारे राज्य हैं उसके नाम सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत। तो ये 2-3 में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किसमें। तो संसद में। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। किसे। तो संसद को। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। तो ये संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। तो ये संसद को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। कौन सा। संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रकार के विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के संविधान संशोधन समझा जाएगा। इस कौन सही नहीं है पूछ रहा ना। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं में या नाम पर प्रभाव पड़ता है। तो ये पहले ही हम पढ़े थे कि जो भी ये नया राज्य बनाया जाएगा तो उसे 368 के संविधान संशोधन से अलग रखा जाएगा। उसे संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। लेकिन इसमें बोला है कि संशोधन समझा जाएगा। तो इस तरह से ये गलत है।
नए राज्यों के निर्माण एवं विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया या संविधान संशोधन नहीं अपनाई जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। अन्य विकल्पों में से कथन 1 सही है। अब नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत। अभी देखे ना ऊपर साधारण बहुमत। भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। किससे? संसद के साधारण बहुमत से। भारत संघ नहीं है, ठीक है। और किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो ये सही है और ये गलत है। भारत यानी डेट इज इंडिया इज द शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है, तो इस तरह से भारत संघ है। पहला गलत और दूसरा सही। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट है। किसी राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतुक के तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है। अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है। अतः ए गलत है और आर सही है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। किसकी? राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो ये एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा, ये नहीं। बाकी किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकता है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी भी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने तथा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के नए के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो यह है कि नए राज्यों का प्रवेश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में विधि निर्माण के द्वारा निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा संघ राज्य में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एसके-धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी थी, तो दोनों सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं था, तो ये सही है, यानी सभी सही है। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का अर्थ है संघ राज्य। समझौतों का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ में विलय होने का अधिकार नहीं है। इस एसके-धर आयोग 1948 ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी गई थी। वर्ष 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी जेवीपी कमेटी ने अप्रैल 1949 में अपनी संस्तुतियों में राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को अस्वीकृत किया था। भारतीय
भारतीय संघात्मक व्यवस्था में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने के अधिकार नहीं है। तो ये सही है, क्योंकि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। एक सही है। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई, जिनमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, अथवा राज्यों के भागों को अलग कर मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकने का अधिकार नहीं दिया गया। इस प्रकार कथन एक सही है। अनुच्छेद 19 के 1 या क के तहत सभी नागरिकों को वाक्य स्वतंत्रता, ये राइट टू स्पीच है, और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। तदनुसार भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि हमें वाक्य की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इस स्वतंत्रता से हमारे राज्य पे, हमारे देश पे कोई खतरा ना हो। हम कुछ, अब ऐसा नहीं कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है तो किसी को जाके गाली देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इससे आप स्वतंत्र तो है बोलने के लिए, लेकिन आपके बोले गए बात से किसी को घटा नहीं होना चाहिए, किसी को मानहानि नहीं होना चाहिए, किसी का बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। तो आपको स्वतंत्रता तब तक दी गई है जब तक कि उससे किसी और को क्षति ना हो। समझ गए? तो ये कहने का मतलब है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य क्षेत्र थे? तो 14 राज्य था और 6 संघ क्षेत्र। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, जिसकी सिफारिशों के आधार पर अधिनियमित 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित 1 अक्टूबर 1953 में प्रथम राज्य था, भाषा के आधार पर गठन होने वाला। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई है? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो कितने हैं? इनमें से कोई नहीं, 28 राज्य, अभी फिलहाल में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तेलंगाना कैमा राज्य बना था? बताए होंगे शायद, बताए, कमेंट कीजिए जल्दी। प्रश्नकाल के दौरान संविधान में प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित हो गया था। तो तेलंगाना जो है ये 29वां राज्य था, ठीक है ना, 29वां राज्य बना था। पुनः जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किए जाने के उपरांत 28 राज्य एवं 9 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। तत्पश्चात दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव को एकीकरण किया गया, जिसके पश्चात संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 26 जनवरी 2020 से 8 हो गई। अतः वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या होगी कितनी? अभी तो 28 है, लेकिन पूछेगा कैमा राज्य बना था? तो 29वां।
तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर और को 2 संघ राज्य क्षेत्र में विभाजित करने के उपरांत राज्यों में वर्तमान संख्या 28 तथा दादर नगर हवेली और दमन दीव को विलय करने के बाद संघ राज्य क्षेत्र 8 हो गया है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो अभी 8 है। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो ये गोवा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है अभी। भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत जबकि शेष विकल्प जो है संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? तो इसका तो ऑप्शन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों से अनधिक अवधि तक हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया था तथा इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत 3 राजधानी अमरावती, विधायी, विशाखापत्तनम कार्यकारी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी का प्रावधान किया गया। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अधन नाम चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का परिवर्तित नाम क्या है? कोलकाता। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम था लेकिन अभी उसका नाम तिरुवनंतपुरम है। तो इन सब का चेंज हुआ है। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान के प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है 69वां संविधान संशोधन। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 क के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा दिया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये सही सुमेलित नहीं। 240 के 1 के घ में पुडुचेरी, बाकी 240 के 1 के क में अंडमान निकोबार, 240 1 के ख में लक्षद्वीप और ग में दमन और दीव है। प्रश्नकाल के दौरान यह स्थिति थी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति 240 1 के क में अंडमान निकोबार द्वीप, ख में लक्षद्वीप, ग में दादर नगर हवेली, घ में दमन और दीव और अंग में पुडुचेरी था। संघ राज्य क्षेत्र की शक्ति प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा। प्रश्नगत विकल्प डी में के अनुसार 240 1 के घ पुडुचेरी दिया गया है जो गलत है। वर्तमान में दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय हो चुका है। किस अधिनियम के तहत? अधिनियम 2019 के अनुसार। अनुच्छेद 240 1 के ग के तहत दादर नगर हवेली तथा दमन दीव को स्थापित किया गया, जबकि अनुच्छेद 241 1 के घ को विलोपित कर दिया गया, यानी घ को हटा दिया गया, अब ग में चला गया क्योंकि दोनों का विलय हो गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये सही है। दमन दीव मतलब दीव खंभात की खाड़ी में एक टापू है, तो ये भी सही है। दमन और दीव को भारतीय संघ में 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, तो ये भी सही है। दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तथा फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, तो ये गलत है। दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादरा और नगर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। ठीक है।
सिक्किम भारत का एक राज्य बना, सिक्किम भारत का राज्य बना 35वां संविधान संशोधन, 35वां, ये क्वेश्चन हम कमेंट में बोले थे बताने के लिए। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत राज्य संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो यह 36वां संविधान संशोधन 1975। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? राज्य विधानसभा के कानून पारित करके? नहीं। राज्यपाल द्वारा? नहीं। संवैधानिक तारीख? नहीं। सिर्फ संसद कर सकता है ये संशोधन। राज्यों के निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार है, संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनाना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो तेलंगाना तो सबसे लास्ट में बना है, तो 2 तो सबसे लास्ट में हो जाएगा, 2 ऑप्शन में है। और सबसे पहले हो जाएगा हमारा हरियाणा, फिर गोवा, फिर झारखंड, फिर तेलंगाना। मेरे अनुसार से तो 4 1 3 2, 4 1 3 2 बी होना चाहिए, बी ही सही आंसर है। देखिए, गोवा को 30 मई 1987 में, तेलंगाना को तो 2014 में हुआ है 2 जून, झारखंड को 15 नवंबर 2000 में, और हरियाणा को 1 नवंबर 1996 को राज्य बनाया गया था। हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया, झारखंड को बिहार से, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से, और गोवा पहले संघ राज्य था, पहले से पुर्तगाली का अधिकार था, उसके बाद इसे संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, उसके बाद फिर से राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये बात को भी याद रखना है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम में इसमें भी दिया गया है, सही उत्तर का चुनिए। तो सबसे पहले 1974 में शामिल हुआ था सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम हो जाएगा 1 नंबर पे 4, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर झारखंड हो जाएगा। झारखंड 2000 में, सबसे लास्ट में झारखंड। तो 4 और 3 से बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखा जाए तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश 1953 1 अक्टूबर को, राजस्थान 1956 1 नवंबर को, महाराष्ट्र 1960 1 मई, नागालैंड 1963 1 दिसंबर, हरियाणा 1966 1 नवंबर, हिमाचल प्रदेश 1971 25 जनवरी, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम एक दिन में हुआ था 21 जनवरी 1972, सिक्किम 1975 16 मई, और अरुणाचल प्रदेश 1987 20 फरवरी, छत्तीसगढ़ 2001 नवंबर, और उत्तराखंड 2009 नवंबर, और झारखंड 2015 नवंबर। तो ये देखिए 2000 में 3 राज्य बने, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 5 नवंबर। ठीक है। दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सही कालानुक्रम अगर देखें तो नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ कब बना था? तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बना था? और 15 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बना था? कमेंट में बताइए। तो अभी पढ़ें 9 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य, और 15 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बना था? कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तराखंड राज्य की स्थापना उत्तराखंड की भी 2000 में हुआ है। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ, इन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए।
तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा हरियाणा, नहीं हरियाणा से पहले तो नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड से के बाद सिक्किम 1975, उसके बाद मेघालय, उसके बाद हरियाणा। आरोही क्रम में बोल रहा है इसलिए। कालानुक्रम में बोल रहा है पहचान करने के लिए। अच्छा कूट नहीं दिया हुआ है। पहले आंध्र प्रदेश हो जाएगा सबसे पहला राज्य भाषा के आधार पर, फिर हरियाणा हो जाएगा, फिर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर सिक्किम हो जाएगा। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम। सही आरोही क्रम नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और अवरोही क्रम में इसको बोल रहा है। अवरोही क्रम में देखा जाए तो हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुआ था, गुजराती भाषा ये भी भाषा के आधार पर है, मराठी और गुजराती। और राजस्थान मिलाने के लिए बोल रहा है, इसका आंसर भी गलत है। अच्छा देखें तो सिक्किम 1975, तेलंगाना 2014, झारखंड 2000 और नागालैंड 1962। ठीक है, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975 35वां संविधान संशोधन, नागालैंड 1962, झारखंड 2000। 15 नवंबर 2000 झारखंड, 15 नवंबर 2000। इस तरह से याद रखिएगा। आंसर इसका नहीं दिया हुआ है। अच्छा यहाँ दिया हुआ है तो बता ही दिए, रहने दीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ था? तो इसका भी इस प्रश्न में अंग्रेजी संस्करण राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में से कोई शब्द नहीं है। प्रोविंस, परंतु यदि राज्य का अर्थ प्रोविंस लिया जाए तो वर्ष 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। प्रश्नगत राज्यों के प्रोविंस और स्टेट बनाने की सूची इस प्रकार है कि अगर बात करें तो राज्य पश्चिम बंगाल 15 अगस्त 1947 तक प्रोविंस था, 26 जनवरी 1950 को राज्य बना। अगर असम का बात करें तो 15 अगस्त 1947 तक ये प्रोविंस था, 26 जनवरी 1950 को राज्य बना। पंजाब 15 अगस्त 1947 तक प्रोविंस था, 26 जनवरी 1950 को राज्य बना। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को प्रोविंस बना और 25 जनवरी 1971 को राज्य बना था। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, बताइए कौन सा? तो मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात है भाई। हाँ कर्नाटक है, मैसूर कर्नाटक हो सकता है, ये गलत है। बाकी गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया था, बम्बई राज्य गुजरात महाराष्ट्र में विभाजित हुआ, सही बात है। और हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, तो ये भी सही है। मैसूर राज्य का नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के अनुसार मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक है। ठीक है, ये असत्य है। गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1947 के द्वारा गोवा को अलग किया गया। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत बम्बई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र को 25 जनवरी 1971 के राज्य का दर्जा दिया गया। अतः इन तीनों कथन सत्य है। हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1953 में आई थिंक। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे तथा अन्य 2 सदस्य हृदय नाथ कुंजरू और KM पणिकर। ठीक है, तो ऑप्शन में ही नहीं था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष से किया गया, किस वर्ष में किया गया था? 1956।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विवादित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन 1953 में हुआ था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है? तो ये हमारा आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो कब किया गया था भाई? तो ये 1953 में किया गया था। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 1956 में। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। अब तक कुल 11 राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया। इनमें से 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत के से, जबकि 3 हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम है। ठीक है, 7 सिस्टर और एक सिक्किम जो उसका भाई है भाई, तो उसको मिला हुआ है। बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य में बोले तो कांग्रेस ने के कानपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो ये सही है। और 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो ये भी सही है, दोनों सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन वर्ष 1920 में नागपुर में बी राघवाचारी के अध्यक्ष में हुआ था। इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। भारत की आज़ादी के पश्चात वर्ष 1948 में संविधान सभा ने एस के धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया था। दिसंबर 1948 अरे भाई ये क्या हो गया? दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा इस आयोग की संस्तुतियों पर विचार हेतु जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के 3 सदस्यीय जेबीपी समिति का गठन किया गया था, जिसने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार किया था। विकल्प डी सही उत्तर है। नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है: जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से और अर्जित भूमि के समामेलन द्वारा। भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है: किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता त्याग करने पर, सरकार द्वारा वंचित करने पर। ये 3 तरह से नागरिकता का अंत हो सकता है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार के बारे में उपबंध किया गया। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। नागरिकता अधिनियम 1955 धारा 5 के 1 के तहत
पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने के लिए सक्षम है। वर्ष 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता अधिनियम 2019 लागू हुआ। यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो ये भाग 2 में। भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 5 से 11। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता अर्थात केवल वह भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो ये संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। कौन? भारतीय बैंकों में जमा धन करके। बाकी जन्म से, देशीकरण से और भूभाग के संबंध से प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में यह संशोधित भी हुआ है द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। एक जन्म से, दूसरा रक्त संबंध या वंशक्रम से, रजिस्ट्रीकरण जिसको पंजीकरण, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के भारत में सम्मिलन द्वारा, भारतीय बैंक में जमा करना, धन जमा करना एवं एक वाणिज्यिक व्यवहार, ये सब से नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा कब? जब भारतीय नागरिकता का परित्याग करेगा। सही है, सही कूट को चुनना है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करेगा, ये भी सही। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, तो ये तो नहीं है। भारत सरकार की आलोचना करता है, तो नहीं, सिर्फ 1 और 2 हो जाएगा। भारत के नागरिक की नागरिकता का लोप निम्न दशाओं में होता है। वह भारत के नागरिकता को त्याग कर दे या किसी अन्य देश का नागरिकता ले ले। लेकिन सरकार की आलोचना तो इतना लोग करते हैं, तो उसका नागरिकता चला जाता है? नहीं जाता है। या अन्य देश के नागरिक से शादी कर लेने से, विवाह कर लेने से नागरिकता नहीं जाता है। तो 1, 2 सही है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो, केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। या फिर जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से ये केवल एक सही है कि भारत में एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है।
ये भारत में एकल नागरिकता है, बाकी 2 और 3 गलत है। अब कोई विदेशी इंसान आया, उसको अगर नागरिकता मिल गया है भारत का, तो ऐसा थोड़ी कुछ भी कांड करते रहेगा वो, नहीं। तो ऐसा करेगा तो उसका नागरिकता चला जाएगा, या फिर से वो अपने देश में जहाँ का पहले था वहाँ का नागरिकता ले लिया तो भी उसका नागरिकता छीन जाएगा। फिर से उस पर सारे नियम लागू होता है छीनने का। तो ये सब गलत है, सिर्फ एक सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है तथा विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के पश्चात भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास डोमिसाइल है। यूएसए की भांति संघ और राज्यों की 2 ही नागरिकता या 2 या 2 से अधिक देशों की नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं रह जाते। इस प्रकार कथन 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 58(1) के क के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। इस हेतु जन्म से नागरिक होना आवश्यक शर्त नहीं है। इस प्रकार कथन 2 सही नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है यदि उसने रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण का प्रमाण पत्र, कपट, मिथ्या व्यापदेशन या किसी तात्विक तथ्य को छिपाने के द्वारा अभिप्राप्त किया हो, या यदि उसने भारत के संविधान के प्रति अभक्त या अप्रीतिपूर्ण दर्शित किया हो, या यदि उसने भारत के किसी युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ विधि विरुद्ध व्यापार या संचार किया हो, या यदि वह 7 वर्ष निरंतर भारत के बाहर साधारण निवासी रहा हो आदि। इस प्रकार कथन 3 भी सही नहीं है। बोल रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। तो इस तरह से एक वयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, ये है। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, वो भी वे व्यक्ति जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए हैं, तो ये नहीं होगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एक व्यक्ति का परपोता, परपोती या दूसरे देश का नागरिक है किंतु उनके पितामह या पितामही, मातामह, मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, तो ये सब कर सकते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग अर्ह हैं। एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक हो, तो वो कर सकता है पंजीकरण के लिए। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, कोई भारतीय नागरिक है, उसका अगर विदेश में शादी हुई है, विदेशी पत्नी है, तो भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी ये भी हो सकती है। या एक व्यक्ति का परपोता, परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह या पितामही, मातामह या मातामही जो है वो संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे, तो वो भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा, कुछ शर्त है इसमें। खंड क के उल्लिखित के साथ इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देशों जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करे के नागरिकों को इससे वंचित रखा गया है। ठीक है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा के प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 से लेकर 371 अंतर्विष्ट किया गया है। दूसरा वाक्य है कि भारत का वह संयुक्त राज्य अमेरिका के
भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में से दो राजतंत्र है, संघ और राज्य, किंतु नागरिकता एकाही है। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा सिर्फ ये पहला सही है, बाकी दूसरा गलत है। भारत में तो एकल नागरिकता है, नागरिकता एकल ही है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है। और कोई व्यक्ति अगर किसी तरीके से भी भारत का नागरिक हुआ हो तो उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, अगर वह देश के विरोध में काम करे या फिर दूसरे देश का नागरिकता ले लिया हो, सारे नियम लागू होते हैं। तो सिर्फ एक हमारा सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई में नागालैंड, 371 ए असम, 71 बी मणिपुर, 371 सी आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, 371 डी सिक्किम, 371 एफ मिजोरम, 371 जी अरुणाचल प्रदेश, 371 एच तथा गोवा 371 आई राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्भुक्त किए गए हैं। अतः कथन एक सत्य है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में यद्यपि दो तंत्र, राज्य और संघ, लेकिन भारत में एक नागरिकता एकही है, जबकि अमेरिका में दोहरी है। अतः कथन दो असत्य है। वे व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 के धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अतः कथन 3 भी गलत है। किसी देश में दोहरी नागरिकता, पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है तो वो तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया। वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है, प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहाँ वह निवास करता है। इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता का व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो ये संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग से संसद में नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया गया, जिसमें नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 के धारा 51(1) के ए के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो ये 7 वर्ष। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसे तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ना, संसद को है। अभी ऊपर में देखे थे अनुसार संसद के नाम है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संसद से कब पारित किया गया? तो ये 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 11 दिसंबर 2019 में। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। ठीक है, कब पारित हुआ? लोकसभा से 9 दिसंबर को, राज्यसभा से 11 दिसंबर को और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते हैं और ये एक्ट बन जाता है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया? तो ये 11 दिसंबर 2019। अब मूल अधिकार है। नेहरू रिपोर्ट
नेहरू रिपोर्ट द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो निम्नलिखित है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। मौलिक अधिकार पूर्णतः नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में अनुच्छेद 358 से 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य या बाध्य योग्य रूप में संविधान में रखा गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। संविधान का अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इस रूप में अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है, जो कि अग्र लिखित है। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता जिसको छुआछूत अनटचेबिलिटी बोलते हैं 17 में, उपाधियों का अंत 18, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 के 1 के क में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 के 1 के क में प्रदत्त वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना है। संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ख में शांतिपूर्वक एवं निराद्य सम्मेलन की स्वतंत्रता है, जबकि 1 के ग में संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के 1 के घ में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता है। संचरण मतलब कहीं भी हम जा सकते हैं, आ सकते हैं। अनुच्छेद 19 के 1 के अंग के तहत भारत में राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता है, जबकि अनुच्छेद 19 के 1 के 6 में कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 के 1 के च को हटा दिया है, लोप कर दिया गया है। 19(1) के क से लेकर 19(1) के 6 तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर 19 के 2 से लेकर 19 के 6 तक दी गई विभिन्न आधारों पर निर्बंधन आरोपित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण यानी जीवन के अधिकार एवं अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम की आयु के बालकों के कारखानों, खनन इत्यादि परिष्कटमय क्षेत्रों में नियोजन को निषिद्ध करता है, जबकि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम का प्रतिषेध करता है। भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में
प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने या अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी निहित है। उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल्य अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना है। उच्चतम न्यायालय ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले 1993 में संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया था। धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें सिखों का कृपान धारण करने एवं रखने का अधिकार सम्मिलित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से व अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के क के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लिखित है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु क्रमशः अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जिसे प्रादेश या रिट कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। परमादेश, यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और उसे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तब परमादेश। प्रतिषेध क्या है कि जब कोई निचली अदालत अपनी अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें यानी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करती है। और अधिकार परीक्षा, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। और उत्प्रेषण, यह कोई निचली अदालत उत्प्रेषण, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार कोई कार्य करता है तो न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामलों को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से यह अभी निर्धारित किया है कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्यु दंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और संवैधानिक है। अब प्रश्न उत्तर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो ये शक्तियों का पृथक्करण।
एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका कमिटेड जुडिशियरी से प्राप्त है तात्पर्य है कि जब न्यायपालिका सरकार सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध हो, अतः ऐसी न्यायपालिका सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नागरिकों, विशेषकर मत भिन्नता रखने वाले लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं कर सकती। शक्तियों का केंद्रीकरण लोकतांत्रिक संरचना में शीर्ष नेताओं के पास ही निर्णयन क्षमता को संकेंद्रित करता है, जिससे तानाशाही प्रवृत्तियों को बल मिलता है और नागरिकों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। निर्वाचित सरकार नागरिकों की प्रतिनिधि होने के कारण स्वतंत्रता की संरक्षक मानी जाती है, परंतु निर्वाचित सरकार की स्थिति में भी अल्पमत नागरिकों की स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार से प्रभावित हो सकती है। शक्तियों के पृथक्करण से तात्पर्य शासन के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के स्पष्ट पृथक्करण से है। इस स्थिति में शासन के किसी एक अंग द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर दूसरे अंग द्वारा उसका निरोध किया जा सकता है और इस प्रकार शासन के तीनों अंगों में संतुलन बना रहता है एवं तानाशाही प्रवृत्ति की समुचित रूप से रोकथाम संभव है। अतः शक्तियों का पृथक्करण ही किसी उदार लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, तो ये सही है, बाकी सब गलत है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया था, ऐसा एक सही है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो ये बोले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार क्या है? वाद्य योग है। इसका पे हम बाध्य कर सकते हैं, इसके खिलाफ हम याचिका दायर कर सकते हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए बाध्य योग और अबाध्य योग दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित है, जिसमें मौलिक अधिकार बाध्य योग है और नीति निर्देशक तत्व जो है अबाध्य योग है। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। यह संविधान में उल्लिखित है और यह प्रजातांत्रिक होता है और यह लोक कल्याणकारी है। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। तो ये तो 1, 3, 4 और 5वां भी है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, तो ये भी सही है। सॉरी, तो 1, 4, 5 सही हो जाएगा, बाकी 2 और 3 नहीं है। कल्याणकारी डीपीएसपी हो सकता है, डीपीएसपी, ठीक है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा था। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया। व्यक्तित्व विकास के लिए ये उन्हें इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता कि सरकार भी उसका उल्लंघन न कर सके। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। इस अधिकार के अभाव में व्यक्ति के
व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास संभव नहीं हो पाता। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रक्रिया से संबद्ध है, न कि अधिकारों से, अतः विकल्प सी सत्य है। मौलिक अधिकार क्या है? तो ये आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, ऐसा तो यह कभी, ये सब गलत है। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 और 59 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों को निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो क्या है कि ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, सही है। भाग 3 में है, तो ये भी सही है। समाज एवं आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल के भांति नहीं है, तो इस तरह से हमारा 1, 2 और 3 सही हो जाता है। भारत में मौलिक अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल के भांति ही है। जहाँ तक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रश्न है, तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होते हैं और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग 4 के राज्य के नीति के निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 के प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया हो तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा के निर्वाचक वयस्क मताधिकार के आधार पर होना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो समता का अधिकार कब से है? 14 से 18। अब एक बार देखें तो 14 से 18 हो गया समता का अधिकार। 14 में हो गया विधि के समक्ष समानता। 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध नहीं होगा। और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। और 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में किनके अंतर्गत दिया गया है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 15,
14, 16 ओ कूट में है ना, तो दोनों जब 13 से 13, 14, 15, 16, 17, 18 5 गो है, तो ऑप्शन में है कौन कौन, तो 13 छोड़ के हो जाएगा 15, 14, 16, 2, 3, 4। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो यह अनुच्छेद 14। संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या नहीं, विदेशी सब पर यह अधिकार लागू होता है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधान है, तो अनुच्छेद 14 में। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है, तो अनुच्छेद 14। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्यों में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह विधि के शासन का मूल तत्व है, जिसका तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक नियंत्रण। अतः कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो कि कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, जो वह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अभिहित विधि के शासन का उल्लंघन करता है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है, कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम या शासन या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि के शासन का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एवं मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो कौन समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है, जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अनुच्छेद 14 के अनुसार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार समता के अधिकार में शामिल हैं। मद्रास राज्य बनाम देराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है, तो विधिक समझ समानता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार और अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार।
मद्रास राज्य बनाम चंपक तोराय राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। इसमें संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 के धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? कब? तो अनुच्छेद 15 के 5 में। संविधान के अनुच्छेद 15 के 5 के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल है अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के 4 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के 4 तथा 16(4) के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंड 15 के 6 एवं 16 के 6 के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए 15 के 6 और 16 के 6 EWS। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करती है? तो ये हो जाएगा हमारा 16 के 1 और 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के 1 और 2 के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो ये आर्थिक समानता नहीं है। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत और अवसर की समानता 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें सम्मिलित नहीं है। कथन है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रसारित की जाएगी। तो ये भी कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन का सही व्याख्या करता है। डी हो जाएगा आंसर। राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीबों, पिछड़ों, वंचितों आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात उनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 16 के 4 तथा अनुच्छेद 15 के 4 के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता की बात की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को
समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार नियमगमन करने हेतु सक्षम किया है। तो ये ए बी सी सभी को मिलाकर। मतलब संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द और संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, और ये इस तरह से ABC सब। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में यह अभिनिर्धारित किए कि अनुच्छेद 14 एवं 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39T के प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत एवं अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है तथा इसको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतनों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन और मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा हमारा 14 और 16, अनुच्छेद 14 और 16। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन? तो 17। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्याख्या की गई है? तो अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है किसी से? तो अस्पृश्यता के उन्मूलन से। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा अभी यहीं रहने देते हैं, फिर इसके आगे जो भी MCQ है इसका वो पूरा हम देख लेंगे अगले वीडियो में। तो जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।